Hello students, I'm CS Monica Agrawal. I'm going to take your session on Sales of Goods Act 1930. बेटा इसकी यूनिट नंबर फर्स्ट में हम कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। बेसिक डेफिनेशन पार्ट और फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सब हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे बेटा ध्यान से, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम ये समझ सकते हैं एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, गुड्स, प्राइस, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिटेल में हम इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल ऑफ गुड्स इज ए ओन सेल्फ ए कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए हमने अलग से एक्ट बना दिया गया है, जिसे बोलते हैं हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल इज टिपिकली बार्गेन बिटवीन बायर एंड सेलर। Sale of Goods Act 1930 allow the party to modify the provision of the law by express stipulation. However, in some place freedom is severely restricted. बेटा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है कि अगर पार्टी चाहे तो लॉ के प्रोविजंस के अलावा भी अपनी कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रख सकती हैं, लेकिन ये फ्रीडम कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्ट की गई है। Sale of Goods Act 1930 is the act of define and amend the law relating to sale of goods. It extends to the whole of India except state of Jammu and Kashmir. It came into force on 1st July 1930. अब हम इसका डेफिनेशन पार्ट पढ़ रहे हैं बेटा। Buyer means a person who buy or agree to buy the goods. Who buy or agree to buy the goods on a future date. Person who sell or agree to sell the goods. Buyer and seller are complementary and represent two parties of the sale of goods. अब बात आती है कि गुड्स क्या होता है, सेलर कौन होता है, बायर कौन होता है, यानी कि पार्टीज कौन होती है सेल की, ये तो हमने देख लिया। अब गुड्स क्या होती हैं। एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, मनी तो आप जानते हैं, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। गुड्स इंक्लूड्स स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड। ऐसी कोई चीज़ जो लैंड से अटैच्ड है बट उसे अलग किया जा सकता है बिफोर सेल, तो उसे बोलते हैं हम गुड्स एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब बेटे मैंने आपको बोला था एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, ये मैं बताऊंगी आपको। तो हम देख रहे हैं एक्शनेबल क्लेम्स क्या होता है। बेटा एक्शनेबल क्लेम्स ऐसी डेप्ट होती है, ऐसा उधार होता है जिसका पेमेंट आपको केवल केस करके ही मिल सकता है, क्योंकि ये अनसिक्योर्ड होते हैं, इनके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, तो इनका पेमेंट आपको केवल केस करके ही रिकवर किया जा सकता है। इनके अगेंस्ट आपको कोर्ट में एक्शन लेना पड़ेगा, तो इन्हें बोलते हैं हम एक्शनेबल क्लेम्स। बेटा हमने पढ़ा गुड्स मींट एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जिसमें एक्शनेबल क्लेम्स और मनी इंक्लूड नहीं है। इसमें इंक्लूड क्या है फिर, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, और ऐसा कोई अटैचमेंट है जो लैंड से अभी तो हो रखा है लेकिन सेल से पहले वो अलग कर दिया जाएगा। अब बात आ रही गुड्स किस टाइप की होती है। गुड्स बेटा तीन तरीके की होती है बेसिकली, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी तीन टाइप होते हैं, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनअसर्टेन। सबसे पहले हम लेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स क्या होती है आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच गुड्स आर एग्जिस्टिंग गुड। तो बेटा एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। दोज ओन्ड एंड possessed by the seller एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि प्रेजेंट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब कि सेलर के पास अवेलेबल है।
स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स के ही पार्ट है बेटा स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स एंड अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब होता है गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट देखते टाइम गुड्स अपने आप सेलेक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं गुड्स, और उस पर आप एग्री हैं, कंसेंट दिए आपने। Uncertain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after contract of sale is made। ये तो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे किया है और ये अपन ने आइडेंटिफाइड किए आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अनअसर्टेन गुड्स आर द गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। ये आइडेंटिफाइड ही नहीं होती हैं। दे आर इंडिकेटेड और आइडेंटिफाइड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। एक्चुअल गुड्स आपको नहीं दिखाई जाती है, आपको उसका सैंपल दिखाया जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। दैट इज एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में हमने देख लिया स्पेसिफिक गुड्स जिसको हम सेल के टाइम पे आइडेंटिफाइड करते हैं। असर्टेन आइडेंटिफाई तो करते हैं लेकिन आफ्टर सेल। अनअसर्टेन गुड्स जिनको हम आइडेंटिफाइड नहीं करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। फ्यूचर गुड्स, बेटा फ्यूचर गुड्स जो एट द टाइम ऑफ सेल अवेलेबल नहीं होती है, एक तरीके से इसमें अपन ऑर्डर देके करते हैं। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद सेलर उनको बनाएगा या फिर खरीद के लाएगा या प्रोड्यूस करेगा। कंटिंजेंट गुड्स जो किसी इवेंट के होने ना होने पर डिपेंड करती है। एक्विजिशन ऑफ विच बाय सेलर डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन इवेंट, दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। अब बात आती है बेटा डिलीवरी। व्हाट इज डिलीवरी? डेफिनेशन क्या है देखेंगे अपन। डिलीवरी मीन्स वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब हम गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करते हैं वॉलेंट्री यानी इच्छा से, तो उसे हम डिलीवरी बोलते हैं। डिलीवरी के कई फॉर्म होते हैं बेटा। वॉलेंट्री ट्रांसफर होता है ये तो पता ही हमें। एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होते हैं बेटा, ये हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब हम गुड्स को फिजिकली दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब व्हेन इट इज इफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ थिंग, एज इन द केस डिलीवरी बाय एक्नॉलेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, where a warehouseman holding the goods of A agree to hold them on behalf of B at A's request। मतलब आपके गुड्स अभी भी गोदाम में ही हैं और बस चेंज क्या हुआ है, पहले वो A के थ्रू मेंटेन थी, अब वो B के थ्रू मेंटेन होगी। मतलब A ने अगर B को बेच दिया, A सेलर है और अब B परचेजर है, तो अब वेयर हाउस में ही गुड्स है लेकिन पहले वो A के नाम पे थी और अब B के नाम पे है, तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसमें अपन पोजेशन को ऐसे मतलब ट्रांसफर कर रहे हैं केवल एक्नॉलेजमेंट से, एक्नॉलेजमेंट में केवल बता के। फिर बात होती है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होती है बेटा? सिंबॉलिक डिलीवरी के अंदर हम कोई गुड्स ट्रांसफर ना करके उसका टोकन ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल कीज, फॉर एग्जांपल टाइटल डीड, डॉक्यूमेंट्स की टाइटल डीड, ठीक है। वैसे ही कीज फॉर वेयर हाउस, तो ये सब क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स की क्या हो गया टाइटल, तो ये क्या हो गया सिंबॉलिक डिलीवरी। तो यहाँ पे अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी आपने बेची है, तो प्रॉपर्टी एक पर्सन अपने हाथ से दूसरे पर्सन के हाथ में तो देगा नहीं, वो उसके बदले में क्या देता है बेटा, उसकी टाइटल डीड। तो ये सिंबॉलिक डिलीवरी मानी जाती है। गुड्स आर सेड टू बी एन डिलीवरेबल स्टेट व्हेन दे आर इन सच ए कंडीशन दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ दैम। गुड्स कैसी होनी चाहिए बेटा, डिलीवरेबल स्टेट में होनी चाहिए। और डिलीवरेबल स्टेट किसको बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग बायर और सेलर के बीच में जो टर्म्स डिसाइड हुई है कि बायर ऐसी कंडीशन में ही गुड्स की डिलीवरी लेगा, उसी को हम डिलीवरेबल स्टेट कहते हैं। फिर बात करेंगे हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। बेटा डॉक्यूमेंट्स कई तरीके के होते हैं गुड्स के टाइटल के, जैसे कि इसमें कई सारे नाम दिए हुए हैं। हमें अगर ये डॉक्यूमेंट्स हम ट्रांसफ़र करते हैं तो गुड्स हमारे नाम से ट्रांसफ़र हो जाती है। However, there is a difference between document showing title or document of title. Share certificate is a document showing title, but not a document of title. It merely represents that person named in the share certificate is entitled to share represented by it.
but it doesn't allow the person to transfer the share mentioned therein by endorsement on the back of certificate. ये बेटा डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, अब बात कर रहे हैं, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि शेयर सर्टिफिकेट केवल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। आप ये तो बताता है कि इस गुड्स पे आपका अधिकार है, लेकिन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं, मतलब आप इन गुड्स को फर्दर ट्रांसफर फ्रीली नहीं कर सकते। पहले आपको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी में सरेंडर करवाना होता है और कंपनी नए बंदे के नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, तो ये ऐसे ही ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। तो ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल नहीं है जो ऐसे ही ट्रांसफ़र हो जाए, उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। बट हाँ, शेयर सर्टिफिकेट को देख के ये पता चल जाता है कि इसका ओनर कौन है, यानी कि डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है ये। बेटा हम डेफिनेशंस पे ही हैं अभी। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ रहे हैं हमारी मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है बेटा? बिजनेस के कोर्स में अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के एज ए एजेंट बिहेव करता है इन द बिजनेस कोर्स, क्या करने में? गुड्स को सेल करने में, कंसाइनमेंट करने के अंदर, ठीक है, मतलब परचेज सेल करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, उस बंदे को हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप और जनरल प्रॉपर्टी। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ओनरशिप ऑफ गुड्स मस्ट बी ट्रांसफर्ड बाय सेलर टू बायर। बेटा जब भी गुड्स सेल होती हैं तो ओनरशिप क्या हो जाती है? सेलर टू बायर ट्रांसफर हो जाती है। There should be an agreement of seller to transfer of ownership to the buyer। इनके बीच में क्या बनना चाहिए? एग्रीमेंट। बेटा इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है? इंसॉल्वेंट पर्सन वो होता है जो अपनी लाइबिलिटीज को रीपे नहीं कर पा रहा है, उसके सारे एसेट्स बेचने के बाद भी उसकी लाइबिलिटीज ड्यू हैं। प्राइस मीन्स मनी कंसिडरेशन फॉर ए सेल ऑफ गुड्स। जब भी हम गुड्स सेल करेंगे तो कोई ना कोई मनी कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा, दैट इज प्राइस। क्वालिटिव गुड्स का मतलब होता है स्टेट और कंडीशन से, गुड्स की स्टेट कैसी है और कंडीशंस कैसी है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। यहाँ पे क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में पैसा लेगा सेलर, उसके बदले में गुड्स बायर को दे देगा। देयर में बी अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन वन पार्ट ओनर एंड अनदर। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल दोनों हो सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकती है और कंडीशनल भी हो सकती है। वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर, द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। बट वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर टाइम। अगर प्रेजेंट में हो रही है तो सेल बोलेंगे, अगर फ्यूचर में हो रही है तो एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। एग्रीमेंट हम आज कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी या गुड्स फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो उसे हम एग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स ए सेल व्हेन द टाइम इलैप्स। जैसे ही वो फ्यूचर डेट आ जाएगी वैसे ही एग्रीमेंट टू सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेल में। When an agreement to sale become sale, the following element must coexist so to constitute contract of sale of goods। बेटा एक एग्रीमेंट टू सेल में कब कन्वर्ट हो जाएगा? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। बेटा सेल ही कब होती है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कब होता है? जब टू पार्टीज हो, यानी कि एक सेलर और एक बायर। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नेसेसरी बी गुड्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, चाहे वो किसी भी तरीके की गुड्स हो। अ प्राइस इन मनी शुड बी पेड, मनी पे होना जरूरी है, यानी कि प्राइस होने जरूरी है। बट देयर इज नथिंग प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी और पार्टली इन काइंड। बट बेटा जरूरी नहीं है पूरा मनी के फॉर्म में हो, काइंड में भी हो सकता है कुछ, लेकिन पूरा का पूरा काइंड में नहीं हो सकता। कुछ मनी में, कुछ काइंड में, या पूरा मनी में कंसिडरेशन होगा। अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम सेलर टू बायर मस्ट टेक प्लेस। The contract of sale is made by an offer to buyer or sell goods for a price by one party and acceptance of such offer by other. Contract of sale may be absolute or conditional. All other essentials of a valid contract should be there because ये भी एक तरीके का क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है, तो असेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी सेल में होने चाहिए। तो बेटा बेसिकली हम ये पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कब माना जाएगा? जब ये सारे पॉइंट्स एग्जिस्ट होंगे।
ये हेडिंग पहले वाले टॉपिक की थी, यहाँ नहीं रेफर करेंगे हम इसे। नेक्स्ट, अब डिफरेंस पढ़ रहे हैं हम सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है बेटा। प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स पासेस टू बायर इमीडिएटली, तो ये क्या है, सेल। फुलफिलमेंट फ्यूचर डेट पे, या फिर फुलफिलमेंट सब कंडीशन हो तो एग्रीमेंट टू सेल। नेचर एग्जीक्यूटेड होता है, इसमें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड क्या होता है आप जानते हैं। एग्जीक्यूटेड मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन हैज बीन पेड, और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन अभी फ्यूचर डेट में पे होगा, अभी तक नहीं हुआ है। रेमेडीज क्या है, seller can sue buyer for the price because the passing of property therein to the buyer. Agreed party can sue for damages, जो भी एग्रीड बायर है सेलर वो अपने डैमेजेस के लिए अप्लाई कर सकता है। नॉट फॉर द प्राइस अनलेस द प्राइस इज पेएबल एट स्टेटेड डेट, क्योंकि अभी प्राइस पेएबल ही नहीं है तो उसके लिए आप अभी से क्लेम नहीं कर सकते। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी, सब्सिक्वेंट लॉस या डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, लाइबिलिटी ऑफ बायर। बेटा एक बार खरीदने के बाद अगर प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, तो बायर के सर पे होगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल के बाद कोई नुकसान होता है तो वो सेलर को ही होगा, जब तक कि प्रॉपर्टी की पोजेशन नहीं ट्रांसफर हो जाती, एक्चुअल कंसिडरेशन पेबल नहीं हो जाता। बर्डन ऑफ रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस बायर पे है, और यहाँ पे अभी हमने देखा जैसे सेलर पे है। नेचर ऑफ राइट, ये है जस इन रैम जस इन पर्सोनम। बेटा जस इन रैम और जस इन पर्सोनम ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के, दोनों डॉक्ट्रिन है, कंसेप्ट है। राइट ऑफ रीसेल, सेलर रीसेल नहीं कर सकता है क्योंकि उसने पूरी तरीके से सेल कर दिया है। बट एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी तक ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास ही है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया जाता है हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और गुड्स फॉर ए प्राइस, एक बंदा ऑफर करेगा दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस, या फिर डिलीवरी और पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुड्स की अभी डिलीवरी करनी है और पैसे का पेमेंट अभी करना है, या ऐसा हो सकता है फ्यूचर डेट में डिलीवरी करनी है और पैसे का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करना है, या दोनों का कॉम्बिनेशन। तो किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी मेड इन द फॉलोइंग मोड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय गुड्स फॉर ए प्राइस, एक्सेप्टेंस ऑफ सच ऑफर, इमीडिएटली डिलीवरी, इमीडिएटली पेमेंट, बट इट मे एग्रीड दैट डिलीवरी इज टू बी मेड एट फ्यूचर डेट। ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी इमीडिएटली है या फिर इमीडिएट पेमेंट है बट डिलीवरी फ्यूचर में। मे बी इमीडिएट डिलीवरी, डिलीवरी इमीडिएट है और पेमेंट भी इमीडिएट है, या फिर डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही क्या है, इंस्टॉलमेंट में, या डिलीवरी और पेमेंट दोनों ही फ्यूचर डेट में। तो किसी भी तरीके का कॉम्बिनेशन परमुटेशन हम यहाँ पे यूज किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम सेल का। फिर बात आती है बेटा सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बेटा गुड्स ही होंगी सब्जेक्ट मैटर, तो अब डिपेंड करता है गुड्स कैसी हैं। गुड्स ऑफ पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, the contract is void if the goods without the knowledge of seller have at the time when contract was made perished or become so damaged। पेरिश मतलब खराब होने वाली गुड्स, जो जल्दी जिनकी लाइफ टाइम कम होती है। तो अगर गुड्स पेरिश्ड हो चुकी है यानी कि खराब हो चुकी है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ए एग्रीड टू सेल बी 50 bags of wheat stored in A's godown. Due to waterlocking, all the goods stored in the godown were destroyed. At the time of agreed, दोनों पार्टी को उसके बारे में पता नहीं था। Neither parties were aware of that. Agreement is become void, क्योंकि ये क्या एक तरीके से मिस्टेक का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था। नेक्स्ट देखेंगे बेटा गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। यहाँ पे क्या था, बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे गुड्स कब खराब हो रही है, बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल तो हो चुका है, सेल पेंडिंग है। Agreement to sell specific or subsequently goods without any fault on the part of seller or buyer perish, becomes or damage, no longer answer to the description in the agreement, the risk passes to buyer, agreement thereby is avoided। इस केस में भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, अवॉइड किया जा सकता है।
अब बात आती है असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कि प्राइस कैसे डिसाइड हो। प्राइस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और सेल मे बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन पार्टीज। या तो आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही फिक्स कर लेंगे या फिर पार्टीज अपने आप में डिटरमाइन कर सकती हैं at the time of making contract, where the price is not determined in accordance with the foregoing provision, buyer shall pay seller a reasonable price. अगर price decided नहीं है तो reasonable price should be paid. Reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances, कि reasonable price क्या होगी. Agreement to sale at valuation, where there is an agreement to sell goods on the term that the price is to be fixed by the valuation of third party. थर्ड पार्टी कैन नॉट और डजेंट मेक सच वैल्यूएशन, एग्रीमेंट इज अवॉइडेड। बेटा अगर आपने एग्रीमेंट किया है कि प्राइस तो वैल्यूएशन से डिसाइड होगी और वैल्यूअर आएगा उसके लिए थर्ड पार्टी आएगी, और अगर थर्ड पार्टी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाती है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे अवॉइड हो जाएगा। इफ द गुड्स और एनी पार्ट देयर ऑफ हैव बीन डिलीवर्ड अप्रोप्रिएटेड बायर ही मे शैल पे रीजनेबल प्राइस। बट अगर गुड्स की डिलीवरी हो गई है तो बायर अपने अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस पे कर सकता है। Where such third party is prevented from making valuation by fault of seller और buyer, दोनों में से अगर एक पार्टी किसको पेमेंट, थर्ड पार्टी जो वैल्यूअर है उसको वैल्यूएशन नहीं करने दे रही है, प्राइस बताने नहीं दे रही है, देन पार्टी जो फॉल्ट है, जिसकी फॉल्ट है यानी कि जो वैल्यूएशन नहीं करने दे रही है, उसके अगेंस्ट डैमेजेस क्लेम कर सकती है एग्रीव्ड पार्टी। तो बेटा ये हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच। आई एम CS मोनिका अग्रवाल।